नमस्कार, मेरा नाम मनोज भाटिया है। अभी आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कहानी जंबक की डिबिया सुनने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, कहानी पसंद आने पर उसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करें, कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी जंबक की डिबिया। इस जंबक की डिबिया से मैंने एक आदमी का खून जो कर डाला है, इसलिए मैं इससे डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि यही जंबक की डिबिया मेरी मौत का कारण होगी, प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए। उसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा, जंबक की डिबिया से मनुष्य की हत्या कैसे हो सकती है? हम सभी छात्र प्रोफेसर साहब को घेर कर बैठ गए। सिगरेट बुझाकर एस्ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था। कैठानी हमारे घर का पुराना नौकर था। बूढ़ा था लेकिन था बड़ा मेहनती और ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर के बाहर रहती, वह सारे घर की देखभाल करता, हम सब भाई बहनों को संभालता। एक चीज़ भी कभी इधर से उधर ना हुई थी। एक बार यही बरसात के दिन थे, मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल लाल दाने से उठाए थे और उसके लिए मैं एक जंबक की डिबिया खरीद लाया। मेरी माँ मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े फैले हुए थे और कपड़ों की एक पोटली पड़ी थी। वहीं मैंने यह डिबिया खोली, बहन के दानों पर जहाँ तहाँ लगाया और डिबिया माँ के हाथों में दे दी। पास ही घर का नौकर कैठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहन के दानों पर जंबक लगा चुका, तब कैठानी ने उत्सुकता से पूछा, क्या भैया, इस दवा से ये दाने ठीक हो जाएंगे? मैंने कहा, हाँ, खाज, फोड़ा, फुंसी, जले कटे सब जगह यह दवा काम आती है। इसके बाद कैठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूम कर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल है। जंबक की डिबिया गायब थी। माँ कह रही थी, बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है? कहाँ गई डिबिया, कौन जाने? बड़ी बहन ने कहा, दोपहर में कैठानी की भावज आई थी और कह रही थी उसके लड़के के सिर में भी बहुत सारी फुंसियाँ निकल रही हैं। मुझे तो लगता है वही चुरा कर ले गई है। कैठानी ने चुपचाप उठाकर दे दी होगी, छोटी सी तो डिबिया है। पिताजी कह रहे थे कहीं महाराजिन ना ले गई हो। अखिल उससे कह रहा था, ये गोरे होने की दवा है, लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं हैं। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए वह बोला, बाबूजी, महाराजिन तो हमेशा गोरे होने की ही फिक्र में रहती है। फिर मुझसे पूछा कि यह क्या है, सो मैंने भी कह दिया गोरे होने की दवा है। कैठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, भैया, जब आप सुबह बिटिया को दवा लगा रहे थे तभी मैंने डिबिया देखी थी, उसके बाद तो मैंने नहीं देखी। मुझे क्रोध आ गया। बोला, तो डिबिया पंख लगाकर उड़ गई? कैठानी ने मेरी तरफ देखा और बोला, भैया। मैंने कहा, चुप हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह मैं डिबिया लाया और इस समय गायब हो गई। यह सब तुम्ही लोगों की बदमाशी है। कैठानी कुछ ना बोला, वहीं खड़ा रहा और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने सुना वह माँ से कह रहा था, मालकिन चल के मेरी कोठरी खोलकर देख लो, और अगर मुझे दवा चाहिए होती तो फिर मैं मांग ना लेता सरकार से। मैं कोट उतार रहा था, न जाने मुझे क्यों क्रोध आ गया और कमरे से निकलकर बोला, चले जाओ अपना हिसाब लेकर, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। माँ ने मुझे शांत करने की कोशिश की। हम सब भाई बहनों को बहुत समझाया पर हम भाई बहन ना माने। कैठानी ने भी जाने की जिद पकड़ ली। माँ ने कैठानी को भी रोकना चाहा लेकिन वह यही कहता रहा, जब तक भैया माफ़ी ना मांग लेंगे, अपने मुंह से मुझसे रुकने को ना कहेंगे, मैं ना रुकूंगा। मैंने ना कैठानी से रुकने को कहा, ना वह रुका। वह हमारे घर की नौकरी छोड़कर चला गया। बोलते बोलते प्रोफेसर साहब की आंखें गीली हो गई, आवाज़ भर्राने लगी और वे चुप हो गए। हम सभी छात्र हैरानी से प्रोफेसर साहब को देखने लगे और सोचने लगे, इस मामूली सी घटना में हत्या की बात कहाँ से आ गई भला? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद प्रोफेसर साहब ने फिर से बोलना शुरू किया। कैठानी घर के सभी लोगों को बहुत प्यार करता था। वह गया ज़रूर पर तन से गया, मन से नहीं। माँ को भी उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज़्यादा उसका अभाव खटका। वह मेरे कमरे को साफ रखता था, सजा कर रखता था, फूलों का गुलदस्ता नियम से बना कर रखता था, मेरी ज़रूरतें बिना बताए समझ जाता और पूरी करता था। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं माँ से कह न सका कि कैठानी को बुला लो, किंतु हृदय से मैं चाहता था कि कैठानी वापस आ जाए।
एक दिन माँ ने बताया कि कैठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी का काम करता है। मैंने सुना, मेरे दिल पर ठेस लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग करते पैर, भला वह गारा मिट्टी का काम कैसे करता होगा। मैंने अपने मन में सोचा, यदि माँ कहे कि कैठानी को बुला लेती हूँ तो मैं भी अभी कह दूंगा कि हाँ बुला लो। पर माँ ने केवल उसके गारा मिट्टी ढोने की खबर भर दी और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव ना किया। एक दिन मैं यहीं कॉलेज आ रहा था, देखा कैठानी सर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है। 40 फुट ऊपर चाली पर चढ़ा बूढ़ा कैठानी खड़ा काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा, यह सब मेरे कारण है। और मैंने निश्चय कर लिया कि शाम को लौटकर माँ से कहूँगा, अब कैठानी को बुला लो, वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है, इतनी बड़ी सज़ा उसे ना मिलनी चाहिए। दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा। शाम ज़रा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मज़दूरों में विशेष प्रकार की हलचल थी। सुना कि एक मज़दूर चाली पर से गिरकर मर गया। पास जाकर देखा, वह कैठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर माँ से सब कुछ बताया। माँ, उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो। माँ अपने कपड़ों वाली पोटली उठा लाई। नया कपड़ा निकालने के लिए ज्यों ही उन्होंने पोटली खोली, जंबक की डिबिया खट से पोटली से बाहर निकलकर गिर पड़ी। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाइए। मेरा नाम मनोज भाटिया है। आते रहिएगा। चैनल पर कहानियों और कविताओं का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।